हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ जियोग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एफसीआई, एजीएम और टेक्निकल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए बहुत हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं सोलर सिस्टम। बहुत ही बेसिक टॉपिक है जियोग्राफी का और कुछ एग्ज़ाम्स में आए हुए थे क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी कर लिया जाए, हमको कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, तो चलिए जी सोलर सिस्टम को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम की। हेडिंग बना लीजिए आप ऐसे करके, सोलर सिस्टम, SOLAR सोलर, SYSTEM सिस्टम। तो आज हम करेंगे सोलर सिस्टम और इसके रिगार्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आने की संभावना भी है। चलो जी लिखो, इट कंटेन्स, आपको बस लिखते जाना है और साथ में साथ याद करते आना है। बिल्कुल रेडीमेड सामान आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बना आपको मिल जाएगा, बस सिर्फ आपको क्या करना है, इसको लिखना है और बाद में इसको याद कर लेना है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेने हैं, तो आप अपने नंबर स्कोर कर लेने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है हमारा होता। ठीक है, नोट्स बनाओ हमारी वीडियोस देखकर। इट कंसिस्ट आपको समझाऊंगा भी साथ में साथ। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में खुद जो नोट्स बनाए हैं उसमें बहुत इजी लैंग्वेज रखी है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके, तो आपको ज़्यादा कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट कंसिस्ट ऑफ सन, ये तो बचपन वाला टॉपिक है, हमने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 6th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, सन और 8 प्लैनेट्स होते हैं ग्रह। ठीक है, इसके सोलर सिस्टम में क्या है, एक सन है और 8 इसके जो ग्रह है। ठीक है, एंड देयर सैटेलाइट्स, और जो उनके सैटेलाइट्स भी सोलर सिस्टम में मौजूद होते हैं। सैटेलाइट, कुछ बच्चे बोलेंगे कि यार 9 प्लैनेट होते हैं, तो बेटा आपको मैं बता दूं कि 9 प्लैनेट पहले थे। जो प्लूटो है ना, प्लूटो वो अलोप हो चुका है बहुत, उसको अब मतलब हम प्लैनेट में कंसीडर करना बंद कर दिए क्योंकि ये लोप हो चुका है बहुत, अगर है भी तो बहुत मतलब बारीक सा रह गया। ठीक है, तो इसको अब प्लैनेट का हम दर्जा नहीं देते, तो आपको बना देते हैं इसकी सोलर सिस्टम की डायग्राम। वैसे तो बचपन में आपने बहुत अच्छी डायग्राम बनाते होते थे ना, ऐसे करके। ये सूरज है, देखने वाले को लगेगा कि क्या बच्चों वाला काम करा रहा है। तो देखो गाइज, मतलब अगर एग्ज़ाम में इसका एक भी क्वेश्चन आ गया ना, तब आप सोचोगे कि काश उस दिन मैं ये वीडियो को अच्छे से देख लेता। तो इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखना। मरक्यूरी, ये है वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, और ये होती है, इसमें बेल्ट होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट। फिर आता है जुपिटर। ऐसा मत सोचना कि ये बड़े छोटे का साइज में डिफरेंस आ रहा है, तो ठीक है, बस आपको अच्छे से डायग्राम बना लेनी है। ये वाला है हमारा शनि ग्रह। ठीक है, उसमें छल्ला होता है, आपको पता ही है ना। ये यूरेनस और ये है नेपच्यून। ठीक है जी, 8 ग्रह हो चुके हैं ना, 8 प्लैनेट, 3 3 6 2 8। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इसको अब, ठीक है जी, बॉर्डर लगा दिया मैंने। तो अब इनके नाम लिखते हैं। मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ, ये है मार्स। ठीक है, तो ये वाली जो बेल्ट है, एक मिनट, ये वाली जो बेल्ट है इसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। नीचे लिख देता हूँ, एस्ट्रॉयड बेल्ट। इसमें क्या है बच्चों, इसमें बहुत छोटे प्लैनेट है, माइनर प्लैनेट। ठीक है, माइनर प्लैनेट ऐसे करके लिख देते हैं, माइनर प्लैनेट्स। तो डॉट्स लगा दीजिए आप भी। डायग्राम बहुत अच्छे से बनानी है आपको, बस आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि कौन सा ग्रह। कई बार ऐसे अरेंज करने के लिए भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मीन्स ये नहीं होता कि आपको स्टैटिक जीके पढ़ा दी जाए और ख़त्म। जनरल अवेयरनेस बहुत वाइड कंसेप्ट होता है, बहुत मतलब इसमें पढ़ना पड़ता है, बट हम वही कवर करेंगे जो मुझे लगता है कि
कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आपको पता होना ज़रूरी है, ना भी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट आपको नॉलेज तो हो ना, कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है। सैचुरन, यूरेनस, नेपच्यून, ये है नेपच्यून, नेपच्यून। ठीक है बच्चों, तो जो ये वाले प्लैनेट हैं, जो ये वाले 4 प्लैनेट हैं, ये वाले, तो इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, जहाँ इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, मैं प्लांट पा रहा हूँ, प्लैनेट है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ इसलिए मतलब प्लैनेट, प्लांट ही हाथ में टिका हुआ है ना, ऐसे करके प्लैनेट, प्लांट। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि मिस्टेक हो गई तो आप प्लैनेट लिख लेना। ठीक है, प्लांट नहीं है, प्लैनेट है। तो इन चारों को बोलते हैं आउटर प्लैनेट। इन चारों को क्या बोलते हैं? आउटर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स। ठीक है, जहाँ इनको बोलते हैं गैसियस प्लैनेट, ये गैस की फॉर्म में है, गैसियस प्लैनेट्स। जहाँ इसको बोलते हैं जोवलन प्लैनेट्स, जोवलन प्लैनेट्स। ठीक है, आपको ये नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, कौन से मतलब आउटर हैं, या गैसियस हैं, या जोवलन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस और नेपच्यून ये आउटर प्लैनेट हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स ये इनर प्लैनेट हैं। ठीक है जी, तो आपको मैं बता दूं, जो ये वाली डिस्टेंस है, जो ये वाली डिस्टेंस है इन प्लांट्स के बीच, ठीक है, ये है 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू का फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये इनमें से है 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बस आपको इतना डीप नहीं जाना, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाता हूँ। ठीक है, वो लिख लेना। ये तो हमारा हो गया सोलर सिस्टम की बात। अब इसके रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखो। तो सबसे पहला पॉइंट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन मून फ्रॉम अर्थ, तो वो कितना है? 4 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर दूर है हमारा जो मून अर्थ से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर, बुध ग्रह। नहीं, बुध नहीं, बृहस्पति, जुपिटर। बुध तो सबसे छोटा वाला है ना, सबसे पहला वाला, तो जुपिटर। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। मर्क्यूरी हमारा, देखो, सबसे पहला। ठीक है, इसको बुध ग्रह भी बोलते हैं। तो एक और अगला पॉइंट लिखो, लॉर्ड ऑफ हीवन, यानी स्वर्ग का देवता या स्वर्ग का भगवान किसको बोला जाता है? लॉर्ड ऑफ हीवन एंड ब्राइट वंडरिंग स्टार, एंड ब्राइट वंडरिंग स्टार। तो ये कौन सा है? जुपिटर। मतलब सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? जुपिटर है। देयर इज ग्रेट रेड स्पॉट, लिखो, देयर इज ग्रेट रेड स्पॉट, इसमें लाल धब्बे हैं, लाल स्पॉट्स हैं, ड्यू टू सल्फर एंड फॉस्फोरस। मतलब इसमें सल्फर एंड फॉस्फोरस की वजह से
बहुत बड़े बड़े लाल स्पॉट्स पाए गए हैं और इस ग्रह को लॉर्ड ऑफ हेवन या ब्राइट वंडरिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जुपिटर को। ठीक है जी। तो सबसे मोस्ट एलिगेंट प्लैनेट कौन सा है? द मोस्ट एलिगेंट प्लैनेट, मोस्ट एलिगेंट प्लैनेट कौन सा है? सैचुरन, सैचुरन। ठीक है। तो इसको मतलब एक और पॉइंट लिखो, रेड प्लैनेट किसको कहा गया है? रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसको कहा गया है? मार्स को। ठीक है। ग्रीन प्लैनेट किसको कहा गया है? ग्रीन प्लैनेट। तो चलो ये आप बताओ, ग्रीन प्लैनेट किसको कहा गया है? सोचिए किसको कहा जा सकता है ग्रीन? अगर कईयों का आंसर हमारी धरती का है कि अर्थ को ग्रीन प्लैनेट बोला जाता है, तो आप गलत हो जी, क्योंकि धरती को हमारा ब्लू ग्रह कहा जाता है ना, उसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। तो जी ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है यूरेनस को, यूरेनस। ठीक है। यूरेनस को कौन सा प्लैनेट बोला जाता है? ग्रीन प्लैनेट। तो अब मैं आपको लिखवाता हूँ ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट भी है, हॉटेस्ट प्लैनेट, और उसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, या उसको इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, इवनिंग स्टार। तो वो कौन सा है जी? वो है हमारा वीनस। ठीक है जी। तो अब मैं बात करता हूँ ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के जैसा ही कोई और प्लैनेट कौन सा है? ट्विन, मतलब उसका जुड़वा भाई कौन सा है? अपनी धरती का जुड़वा भाई कौन सा है? ऑफ अर्थ। तो इसका जुड़वा भाई है वीनस। ठीक है जी। अब लिखो वीनस इज आइडेंटिकल प्लैनेट टू आवर अर्थ, सो कॉल्ड एज ट्विन प्लैनेट। ठीक है, आपको बता ही दिया है कि इसका जुड़वा भाई है। तो अब लिखो यूरेनस एंड नेपच्यून आर आल्सो ट्विन प्लैनेट। यूरेनस एंड नेपच्यून आर आल्सो ट्विन प्लैनेट्स, ट्विन प्लैनेट्स। ठीक है जी। तो अब एक पॉइंट लिखो, गोल्डीलॉक जोन किसको बोला जाता है? गोल्डीलॉक जोन। ठीक है, तो वो भी लिख लो आप। चलो, गोल्डीलॉक जोन। अर्थ हैज गोल्डीलॉक जोन, गोल्डीलॉक जोन that is habitable zone where all conditions are available for the life to sustain, for the life to sustain। ठीक है जी, समझ लगी इस लाइन की? एक बार मैं फिर से आपको दोहरा कर समझा देता हूँ। गोल्डीलॉक जोन उस जोन को कहा जाता है, जैसे हमारी धरती है, इसमें सारी कंडीशन हमारी लाइफ के लिए सेटिस्फैक्ट्री है। इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें पानी भी है, जितना हमारे जीवन के लिए चाहिए वो सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल्ड हैं। तो यहाँ पर इसलिए जीवन क्या है? जीवन की होंद है। ठीक है जी। तो इसको बोला जाता है गोल्डीलॉक जोन। समझ लगी? तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। इस जो क्लास में ना हम सारी की सारी ये जियोग्राफी
ख़त्म कर देंगे, चाहे ये वीडियो 50 मिनट का बने, चाहे ये वीडियो इससे भी ज़्यादा बने, और एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सारी जियोग्राफी आपकी ख़त्म कर दूँ। तो चलिए जी, इन एस्ट्रॉयड बेल्ट सेरस इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट। कोई इसको सीरस बोल देता है, कोई इसको सेरस बोल देता है, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, बस आपको पता होना चाहिए कि किसको लार्जेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। सेरस इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है। ये बार बार आगे चल जा रहा है, क्या हो रहा है बेटा तुझको, ठीक है। अब लिखो जी ड्वार्फ प्लैनेट। जो ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन से हैं, छोटे प्लैनेट या मदरे प्लैनेट जिनका साइज छोटा है, ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो ये कौन कौन से हैं, ये हैं जी प्लूटो हो गया, एरिस हो गया, या एटसेट्रा। बस दो बहुत है, इतने सफिशेंट होंगे। ज़्यादा डेप्थ में तो क्वेश्चन मुझे पता है वो नहीं पूछेगा, बट आपको नॉलेज हो जानी चाहिए, आपको कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट किसकी है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसकी है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो वो हैं जी जुपिटर, ठीक है। कितनी है इसकी, 79। तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कितनी है, अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। मुझे लगता है पहले मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए थे ना यहाँ पर, सैटेलाइट्स। हाँ, तो ये कौन सा है, मून है, हमारा चांद मामा। तो अगला लिखो, मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट, फोबोस एंड डेमोस। ये मार्स वाला इम्पोर्टेंट है भैया, मार्स वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट, क्यों इम्पोर्टेंट है बताऊंगा आपको। सैटेलाइट फोबोस एंड डेमोस। मार्स वाला क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शायद पता नहीं नासा या इसरो का एक मिशन भी है, मंगल मिशन है, मंगलयान 2025 में मे बी वो लॉन्च होगा, इसके मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट एक मिशन है मंगल मिशन, ठीक है। उसके रिलेटेड करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मंगलयान मिशन इज़ रिलेटेड टू नासा, एंड बताओ कि ये वाला मिशन किसके रिगार्डिंग है भाई, ये मिशन में क्या होगा, किस पर जाएगा ये मिशन, तो ये मार्स पर जाएगा, ठीक है। मार्स का मिशन है ये, हमारा मंगल मिशन है। तो ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि दिस मिशन इज़ रिलेटेड टू मार्स, एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सैटेलाइट या नेम ऑफ 2 सैटेलाइट, ठीक है। आपको बताना होगा कि इन चारों में से कौन सी मंगल की सैटेलाइट है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यार मतलब क्वेश्चन की डेप्थ में हमको जाना पड़ेगा भी, इस टाइम जो हमारा टाइम है ना अभी वाला, तो क्वेश्चन की डेप्थ में जाने वाला टाइम है, ठीक है। अभी मैं आपको इतना डीप कंसेप्ट क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो जब हमारे एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी पढ़ना शुरू कर देंगे। आज के टाइम कोई नहीं ज़्यादा पढ़ रहा, मुझे लगता है कि सभी मतलब बहुत कम, मतलब अगर 100% में से 40% बच्चे ही है जो मेहनत कर रहे हैं, 60% अभी वेले हैं, ठीक है। वो ये सोच रहे हैं कि डेट आने दो फिर हम फाड़ देंगे सब कुछ, बट फिर नहीं, फिर तो कुछ और ही फटेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना अभी से, मतलब आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। केवल MCQ आपको पास नहीं करवा सकते, केवल आपको टेस्ट सीरीज़ पास नहीं करवा सकती, ठीक है। आपको साथ साथ कंसेप्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो चलिए जी, और पॉइंट्स लिखते हैं इसके, अभी थोड़े से और बचे हैं। मुझे पता है आप बहुत बोर हो रहे हो, बट क्या करें यार, मेरी जिम्मेदारी है आपको सही कंसेप्ट
समझाना और सही यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करना है। और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी लिखो, उसको तैयार करो, उसको याद करो, ठीक है। फिर ही हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को फाड़ देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे, हाँ कुछ बच्चे कह रहे थे कि IPL चल रहा है सर, अभी तक टाइम नहीं मिल रहा हमको पढ़ने के लिए। तो यार वो IPL ही देखते रहेंगे, फिर वो टाइम उड़ीकते रहेंगे और टाइम उनके सिर पे से ऐसे वार करेगा कि उनका फिर कुछ नहीं बनने वाला होता। वो ना तो इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। तो बच्चों, मनोरंजन ज़रूरी है, बट इतना भी नहीं कि आप अपनी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ करो। पढ़ाई को भी पूरा टाइम दो, ठीक है जी। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है आप सभी के लिए। तो बातें भी करते रहेंगे, आपको मोटिवेट करना भी इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना कि मेरे कंसेप्ट को समझाना। मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइज अर्थ इज एट फिफ्थ प्लेस। मतलब साइज़ के कंपैरिजन में जो अर्थ है उसका नंबर 5वां स्थान पर आता है, ठीक है जी। पहले पर कौन आता है? फर्स्ट पर आता है जुपिटर, साइज़ के मुकाबले में। जुपिटर सबसे बड़ा है साइज़ के मुकाबले में। और सबसे छोटा कौन सा है? 8th पर कौन आएगा? मरक्यूरी, ठीक है जी। हम बचपन में ऐसे याद करते थे ना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट हैड अस 9 प्लैनेट। अभी प्लैनेट तो P फॉर प्लूटो होता था, पर P तो अभी गायब भी हो चुका है। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसे करके याद करते थे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सेड अस 9, P फॉर प्लूटो था, ठीक है, 9 प्लैनेट। कि मेरी जो बहुत एजुकेटेड मदर है उसने अभी बोला कि 9 ग्रह हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आज हमको ये ख़त्म करना है, जियोग्राफी इस वीडियो में ख़त्म करनी है, जितनी हो सके मैं ख़त्म करवा दूँगा आपको। कल वाला वीडियो क्यों नहीं आया, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मुझको। तो बच्चों, कल वाला वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने कल टेस्ट रखा हुआ था आप सभी का, ठीक है। आप सभी ने दिया भी, बहुत बच्चों ने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा लगा कि कल वाला टेस्ट बहुत बच्चों ने दिया। जो बच्चों ने नहीं दिया था तो कोई ना, वो कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है भाई, आपको पता नहीं लगा, मैं उनको लिंक दे दूँगा, दोबारा लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर 20 से बच्चे ऊपर एग्री हो जाते हैं दोबारा टेस्ट देने के लिए तो मैं उस टेस्ट को दोबारा फिर से ले आऊँगा, ठीक है, कल वाला जिसने नहीं दिया था। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जी, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो इसको कहते हैं कोस्मोलॉजी, ठीक है। आप मेरी ये वीडियो देखकर IAS लेवल का एग्ज़ाम को भी अटैम्प्ट कर सकते हो। उसमें से भी आपके ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। मेरी इन सारी वीडियोस को देखने के बाद ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाए ना, तो बहुत बड़ी बात होती है UPSC लेवल का एग्ज़ाम, ठीक है। आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करो लेवल को, कि आपका लेवल मैं क्या समझा रहा हूँ। तो ये जो लंडू एग्ज़ाम होंगे ना नीचे वाले, वो तो सबसे टॉप का है, और इसके जो नीचे वाले हैं वो तो चुटकियों की खेल होगी आपके लिए, ठीक है। चाहे वो आप बैंक कर रहे हो, चाहे आप SSC का दे रहे हो, चाहे आप ये FCI का दे रहे हो, ये वाले तो आपके क्वेश्चन ऐसे इजीली हो जाएंगे। मानता हूँ कि सिलेबस डिफरेंट होता है, बट देखो, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इनमें से कुछ पोर्शन तो कॉमन होता ही होता है, सभी में होता ही होता है। करंट अफेयर का पोर्शन कॉमन होता है, ठीक है। बस बात इतनी है, उसमें थोड़ा सा डीपली और जाना डीपली पड़ता है। तो चलिए जी, टू एलिमेंट्स with which entire universe is made, मतलब
किन दो एलिमेंट से हमारा पूरा इंटायर, हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, तो वो है जी हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन हमारा एटॉमिक जो सीरीज़ है ना, तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा कौन सा है, हीलियम है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम हमने याद किया हुआ था ना 20 तक, ऐसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान वगैरह ऐसे करके आपको भी अभी याद करनी है। जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, पीरियोडिक टेबल आपको आना चाहिए अच्छे से, 20 तक तो आना ही चाहिए। केमिस्ट्री है आपके सिलेबस में। एंटायर यूनिवर्स इज मेड तो वो कौन कौन से है जी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। इनका एटॉमिक मास कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 के 2, ये बताना आप मुझे कमेंट में। हीलियम का भी एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास बताना। ये दुगना होता है एटॉमिक नंबर का बेसिकली, बट ज़रूरी नहीं होता। तो चलिए जी, वैसे तो हमारी ये वीडियो का सेक्शन कंप्लीट हो गया था, बट अभी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ टॉप 5 सैटेलाइट्स। टॉप 5 सैटेलाइट्स। हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म हो चुका है जी, अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। टॉप 5 सैटेलाइट लिखो। जो जुपिटर की कौन सी इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है, वो है गैनीमेडे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, ये है जुपिटर की। तो एक है टाइटन, ये है सैचुरन की। तो एक है कैलिस्टो किसकी है, जुपिटर की, ये भी जुपिटर की है ना। तो एक है आईओ, तो ये है आईओ किसकी है जी, ये भी जुपिटर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी धरती का कौन सा है सैटेलाइट, मून है, वो किसका है, अर्थ का। तो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है, स्मॉलेस्ट सैटेलाइट। तो स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है जी डेमोस। अभी मैंने लिखवाई थी ना 2, कौन कौन सी लिखवाई थी बताना आप, फोबोस एंड डेमोस। किसका सैटेलाइट थे, मार्स के सैटेलाइट थे। ठीक है जी, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स की ओर लेकर जाता हूँ। इम्पोर्टेंट टर्म है एक पेरिजी एंड एपोजी। पेरिजी एंड एपोजी, पहले मैं इसको आपको बता ही देता हूँ, डेफिनेशन साथ लिखवा देता हूँ। पेरिजी क्या होता है, पेरिजी होती है, लिखो जी, पेरिजी इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है अर्थ एंड मून का, उसको बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होता है, वैसे इतना पूछेगा नहीं, फिर भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, 3.97 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो अब बात करते हैं एपोजी। तो ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। तो ये कितना होता है, 4 लाख किलोमीटर। तो एक होता है पेरीहेलियन, तो ये भी लिख लो जी, हेलियन। तो जी ये लिखो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, एक लिखो एपोहेलियन। तो ये होता है जी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है जी, आप सिंपली अगर रट्टा लगवाना चाहो, रट्टा ऐसे लग जाएगा, आप बोलोगे नहीं पेपर तक। तो जिसमें लिखा है
पैरी। अगर कोई पंजाबी बंदा है हमारी वीडियो देख रहा है तो वो तो ईज़िली समझ जाएगा। जो हम पाँव को छूते हैं पंजाबी में बोलते हैं पैरी हाथ लगाना, ठीक है, पैरी पहनना। तो जब हम किसी के पैर छूते हैं तो पाँव छूते हैं तो हमको नज़दीक आना पड़ता है, उसके नज़दीक आने पड़ता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर भी पैरी लिखा है तो पैरी का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस, कि जैसे हम पैरों को छूते हैं, पाँव को छूते हैं तो पैरी हाथ लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है हमारे दोनों के विचकार। तो उसके उल्ट एप्पो का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है, एप्पो का। तो जी ये था पैरी जी, एप्पो जी। तो थोड़े से पॉइंट और लिख लो यार, बोर मत हो, बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, धंधा थले दे के पॉइंट लिखी जाओ बस। हम लिखो सनलाइट, सनलाइट टेक्स 496 सेकेंड, 496 सेकेंड्स। मुझे वैसे कोई लालच नहीं है कि मैं मतलब एक ही वीडियो में सारा कुछ पूरा करवा दूं। लालच अगर मुझको होता तो मैं आपको ऐसे कहता कि चलो इतना मैं अगली वीडियो में कर देता हूँ, इसके अगले बाद मैं इतना अगली वीडियो में कर देता हूँ, है ना। तो सगों फ़ायदा तो मुझे होना था क्योंकि मेरा कंटेंट ज़्यादा होना था यूट्यूब पर और सब्सक्राइबर वगैरह ज़्यादा होने थे, बट नहीं, मुझे अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। मुझे केवल और केवल आपका भला और फ़ायदा चाहिए, ठीक है। आपको फ़ायदा होना चाहिए मेरी इन वीडियोस के साथ। पैसे वगैरह के तो चल बाद की बात है, ठीक है। मैं किसी से वैसे कोई ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करवाता, ऐसे मतलब वैसे तो मैं कोई भी चार्ज नहीं लेता किसी से भी, किसी भी तरह का। बट जो PDF होती है ना, करंट अफेयर्स की PDF, उसको बनाने और ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए मैं चार्ज लेता हूँ सिर्फ मात्र 30 रुपये, ठीक है। अगर आपको वो PDF चाहिए तो आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा तो उसको ओपन करके परचेज़ कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प हो जाती है। जो हमने मतलब हायर किया था बंदा, उसको भी पे करना होता है कई बार, है ना। जैसे वो टाइप करता है वो भी पे, उसको भी हमको देना पड़ता है थोड़ा बहुत करके खर्चे निकल जाते हैं आपके बस इन 30 रुपये में, ठीक है जी। तो कई बार मजबूरियां हो जाती हैं तो थोड़ा सा चार्ज लेना पड़ता है और कोई बात नहीं है। वैसे मैं इस हक में नहीं हूँ कि एजुकेशन की कोई मतलब वैल्यू हो। एजुकेशन वैल्यू हम जब उसका रेट लगा देते हैं ना तो उसकी जो गिनती हो जाती है, तो एजुकेशन का कोई वो नहीं होता, मूल हम लगा नहीं सकते उसकी वैल्यू कितनी है हमारी लाइफ में, वो एक अच्छा स्टूडेंट ही समझ सकता है, ठीक है। तो बस पैसे लेने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा मेहनत जो करता है उस बंदे को भी सेटिस्फाई हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो उसकी जिम्मेवारी और मजबूरियां थोड़ी सी होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो चलिए जी हम कंटेंट की ओर ही फोकस करते हैं। सनलाइट टेक्स 496 सेकेंड टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी मैंने बोला ना कि आपके 30 रुपये से कई बार मजबूरियाँ जो है थोड़ी सी घर में, है ना, तो वो पूरी हो जाती हैं। वो ऐसे है केवल एक 30 रुपये से नहीं। मान लीजिए मेरी वो 30 वाली PDF आपके 20 लोगों ने ली, 20 लोगों ने 30 रुपये मुझे डाले, तो वो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 में चलो थोड़ा ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो वो होगा ना, मुझको हौसला तो होगा बनाने का, तो थोड़ा सा हौसला मिल जाता है और कुछ नहीं यार, ठीक है। तो चलिए जी अगला लिखो पॉइंट। मूनलाइट टेक्स 1.3 सेकेंड टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ, टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब मैं आपको लिखवाने वाला हूँ थोड़ा सा दिमाग वाला काम, आपको याद करना है ये वाला, ठीक है। ऐसे करके आप गोला बना लो एक, उसमें एक लाइन खींच लो,
ठीक है, ये आपको मैं वो लिखवाऊंगा, इसमें जो पोल लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे बना लीजिए आप। आगे चलकर मैं आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी समझाने वाला हूँ, शायद आज की वीडियो में ही कवर कर दूँ, बट देखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोल है नॉर्थ पोल है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ये है 90 डिग्री साउथ पोल, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ये बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ऊपर वाले पोर्शन को आर्कटिक सर्कल। तो इसका एंगल होता है 66.5 नॉर्थ। तो यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, इसका एंगल है 23.5 नॉर्थ। तो ये वाला मिड वाला है 0 डिग्री, ठीक है। इसके नीचे साउथ वाला आ जाएगा, ये आ गया जी, और ये आ गया 66.5 साउथ। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आप हिंदी में देख लेना कि इसको कर्क रेखा और मकर रेखा कौन सी है, मैंने तो इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वगैरह वगैरह, ठीक है। आप देख लेना कर्क रेखा कौन सी है तो दूसरी कौन सी है, इक्वेटर। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। तो नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, सर्कल, ठीक है जी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, व्हाट इज़ द अपरेंट पाथ ऑफ सन, मतलब सन का अपेरेंट पाथ कौन सा है। तो इट इज़ बिटवीन टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सूरज की जो रोशनी होती है सबसे पहले यहाँ पर ही होती है, अपरेंट पाथ पर। आपको बताना है नीचे कमेंट में, ये नहीं मैं आपको बताने वाला, लिख लेना जो अभी मैंने बोला, ठीक है। तो एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, बस थोड़ा ही लिखवाऊंगा और नहीं लिखवाऊंगा, ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप बोझ लेने लग जाओगे कि ये क्या है। एक वीडियो और बना लेंगे जियोग्राफी में, ज़्यादा टेंशन मत ले आप, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इक्लिप्स को, सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, फिर हम अर्थ का थोड़ा सा पोर्शन देखेंगे जिसमें हम पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन देखेंगे, सदर्न ओशन देखेंगे। ऐसे नहीं, सारा नहीं देखना हमको, उसमें परसेंटेज देखेंगे शेयर ऑफ वाटर की, मतलब वाटर कितना कितना है उसमें से, उसका डीपेस्ट पॉइंट भी देखेंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और देख लेंगे इसमें जियोग्राफी में क्या देखेंगे, थोड़े से अच्छे अच्छे पॉइंट देख लेंगे। फिर परसेंटेज शेयर ऑफ लैंड देख लेंगे, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप वगैरह में हम देख लेंगे, उसके भी इम्पोर्टेंट थोड़े थोड़े से पॉइंट लिख लेंगे। अर्थ के बारे में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, जो क्रस्ट मेंटल कोर है, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। तो ये वाला सारा पोर्शन मैं अगली वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा, और इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट और शानदार बातें हम थोड़ी थोड़ी वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लेंगे। तो आप बने रहना मेरे साथ, ठीक है। मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो आप भी मत छोड़िएगा, आप भी पूरा करके जाना, ठीक है। फिर ढोल बजेंगे हमारे घर में कि हमारा बेटा लग चुका है, आपके मम्मी डैडी ऐसे बोलेंगे कि हमारा बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में है, अब हम पूरे खुशहाल परिवार हैं, ठीक है जी। वैसे एक बात बताऊं, जो खुशी है ना, खुशी का पैसे से कोई लेना देना नहीं होता। गरीब से गरीब परिवार भी खुश रह सकता है, और अगर खुशी नहीं है तो अमीर के अमीर परिवार के अंदर भी खुशी नहीं है, ठीक है। खुशी का जो संबंध होता है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, एक दूसरे की हम बात कितनी समझ पाते हैं, घर वालों की बात हम कितनी समझ पाते हैं, तो वो होती है असली खुशी, ठीक है। सारा कुछ पैसा नहीं होता, ठीक है। एक जॉब लग जाओगे आप, उसमें थोड़ा सा आपको पुश मिलेगा, आपकी खुशी को पुश मिलेगा, बस और कुछ नहीं होता। लिखो जी, पॉइंट लिखो,
बातें बहुत करते हो आप। 21 मार्च और ये ये 4 डेट लिखवाऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट। एक होती है 23 सितंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, मतलब इसमें जो दिन का और रात का टाइम बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। जैसे 12 घंटे के दिन होता है, 12 घंटे का सुबह होता है, 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी। ये स्प्रिंग सीजन का होता है, स्प्रिंग, और ये होता है पतझड़ वाला, ठीक है। तो एक डेट और लिखो, 2 डेट्स, 21 जून एंड 22 दिसंबर। ये वाला टाइम होता है विंटर का। तो ये होते हैं शॉर्टेस्ट डे, ठीक है। दीज अबव डेट आर अकॉर्डिंग टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये वाले जो ये मैंने डेट लिखवाई है ना, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब इसके ऊपर वाले पोर्शन के अकॉर्डिंग है। ये वाला नॉर्दर्न पोर्शन है ना, ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग है ये वाली डेट्स। सदर्न में फ़र्क पड़ जाएगा। जो देखो साउथ में क्या होगा, सदर्न में क्या होगा, बट इन ऑस्ट्रेलिया नीचे है, बट इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसमें लॉन्गेस्ट डे कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा 23 जून, 23 दिसंबर। शॉर्टेस्ट कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट डे कौन सा होगा, 21 जून, ठीक है जी। ये आज का बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, जो भी आज की वीडियो में आपने देखा। हमने क्या क्या किया, ठीक है। हमने पहले सोलर सिस्टम को देखा, उसके इम्पोर्टेंट प्लैनेट के नाम देखे, फिर हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए, फिर हम आगे देखे 5 सैटेलाइट के बारे में बात करी, टॉप 5 सैटेलाइट, ठीक है जी। फिर उसके रिगार्डिंग हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने के बाद पेरिजी और एपोजी के बारे में बात करी। फिर हमने इसके जो एंगल्स देखें, ठीक है। तो फिर हमने ये डेट्स देखी। वैसे तो किया तो बहुत कम ही है, बट टाइम हो चला है मेरा भी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरी कोई बात का किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है जी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, वो भी आप देख लेना जी। चलो जी, बाय बाय।